जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन लेकर हम उपस्थित हैं। साइक्लोट्रॉन का जो सैद्धांतिक अर्थात जो थ्योरी था वो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था और हमने आपसे बात भी किया था कि जो सिद्धांत आपको बतलाया गया है पिछले चैप्टर में, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ में वो घूमने लगता है, तेजी से वो घूमने लगता है। तो जो वृत्ताकार पथ पर जो त्वरित कण है जो घूम रहा है उसके वेग के लिए हम लोगों ने व्यंजक निकाला था, अर्थात उसके गति का बहुत सारा व्यंजक था। जैसे वेग के लिए व्यंजक था, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए था, कोणीय वेग के लिए था, आवर्तकाल के लिए था, आवृत्ति के लिए था और कण द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा के लिए भी व्यंजक पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन को। तो क्वेश्चन कहता है कि बच्चों साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन की बनावट तथा क्रिया विधि का वर्णन करें तथा साइक्लोट्रॉन के उपयोग तथा सीमाबद्धता अर्थात साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या है उसकी भी चर्चा करें। तो ये पूरा साइक्लोट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या दरअसल। तो पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत बताया था हमने आपको। साइक्लोट्रॉन एक धनात्मक कण त्वरक मशीन है, अर्थात ये धनात्मक कणों को अति तीव्र वेग दे सकता है, अर्थात धनात्मक कणों को तेजी से त्वरित कर सकता है और धनात्मक कणों का वेग जो है प्रकाश के चाल के लगभग जो है पहुंचा सकता है, लेकिन प्रकाश के चाल के बराबर तो नहीं कर सकेगा और ना उससे ज़्यादा कर सकेगा, लेकिन फिर भी ये अति तीव्र वेग दे सकता है, लेकिन केवल और केवल धनात्मक कणों को ही दे सकता है। तो यहाँ सवाल होता है कि ये साइक्लोट्रॉन जो मशीन है वो केवल धनात्मक कणों को ही क्यों तीव्र वेग अर्थात त्वरित कर सकता है। तो बच्चों ऋणात्मक कण काफी हल्के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 आप जानते हैं कि 9.11 गुना 10⁻31 -31 केजी काफी छोटा द्रव्यमान है बच्चों। जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1838 से लेके 1/1840 भाग के आसपास होता है। तो काफी जो है कई हजार गुना प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन जो परमाणु है उससे काफी सूक्ष्म द्रव्यमान होता है। किसका? तो इलेक्ट्रॉनों का। ये काफी सूक्ष्म। अब काफी हल्के कणों को जिसमें द्रव्यमान काफी नगण्य हो उसको अति तीव्र वेग नहीं दिया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि धागे में एक रुई को बांध दें, रुई कॉटन को बांध दें और उसको बोले कि तीव्र वेग से घुमाइए, तो वो घूमेगा? तीव्र वेग से नहीं घूम सकेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग धागे से पत्थर बांध दें जिसका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा है, ठीक ना, उसको हम तीव्र वेग दे सकते हैं। तो धनात्मक कण जो होता है बच्चों आवेशित तो है ही, ठीक ना, इस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के कारण धनात्मक कण जो है वो त्वरित गति से गतिशील हो सकता है।
अर्थात धनात्मक कण का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है। अब धनात्मक कण कौन हुआ? जैसे प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है कि नहीं? 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg, ये लगभग द्रव्यमान है, ठीक ना? तो ये द्रव्यमान ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन प्लस H+ आयन है, तो उसके नाभिक में भी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक में भी तो प्रोटॉन है, ठीक ना? और H+ लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऋण कण निकल गया, तो वो धन आयन हो गया, ठीक? और धन आयन हो गया तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा ही होगा। अब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकते हैं? त्वरित गति दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ड्यूट्रॉन कण है। ड्यूट्रॉन कण तो आप पहचानते हैं बच्चों, भारी जल में भी होता है, D2O में ड्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूट्रॉन कण जो है वो थोड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रॉन कण भी उसके नाभिक में मौजूद है और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस प्रकार से वो ड्यूट्रॉन कण बनता है। तो ये ड्यूट्रॉन कण भी एक धनात्मक कण ही है जो थोड़ा सा ज्यादा भारी है, और इसको आसानी से जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित करके त्वरित गति दी जा सकती है। तो ऐसा है बच्चों। तो हमने आपको बताया कि ये जो साइक्लोट्रॉन मशीन है, ये धनात्मक कणों को अति तीव्र वेग दे सकता है, उसको तीव्र वेग से त्वरित गति से गतिशील कराते हुए इसका वेग प्रकाश के चाल के लगभग पहुंचा सकता है, ठीक ना? तो आइडिया तो आपको लग गया। अब ये जो साइक्लोट्रॉन मशीन है, इसी का उपयोग जो है अभी वैज्ञानिक लोग बहुत सारे चीजों में कर रहे हैं। जैसे अभी जो महामशीन की चर्चा होती है, दुनिया में सबसे बड़ा महामशीन, जिसको शॉर्ट में LHC मशीन कहा जाता है, और पूरा नाम इसका है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन। तो इस मशीन में 2 साइक्लोट्रॉन रहता है, और ये मशीन जो है स्विट्जरलैंड और हॉलैंड के पहाड़ियों के नीचे, धरती के नीचे, जमीन के नीचे 27 किलोमीटर वृत्ताकार सुरंग में बनाई गई है। इस सुरंग के एक सिरे पर 2 साइक्लोट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया गया है, और प्रोटॉन कण को तीव्र गति से गतिशील कराकर उस सुरंग में छोड़ दिया जाता है। और सुरंग जो है डिफ्लेक्टर मैग्नेट से जो है वो पूरी तरह आच्छादित रहता है, और डिफ्लेक्टर मैग्नेट के द्वारा प्रोटॉनों का मूवमेंट वृत्ताकार पथ पर दोनों बगल से किया जाता है। और होता क्या है कि दोनों बगल से गतिशील कण का वेग लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, और जैसे ही सुरंग में अर्थात वृत्ताकार पथ पर दोनों तरफ से विपरीत दिशा में प्रोटॉन का आमने सामने होता है, तो प्रोटॉनों के टक्कर से प्रोटॉन जो है विखंडित हो जाती है। और प्रोटॉन मूल कण है बच्चों, और आपने पहले भी पढ़ा है कि मूल कण क्वार्क कणों से मिलकर बना है, जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो इसी पार्टिकल्स को देखने के लिए, उसे हासिल करने के लिए ये महामशीन बनाई गई है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन बनाई गई है, ठीक। इसके अलावा जो है ये जो साइक्लोट्रॉन है, ये उच्च गुणवत्ता वाले नए तत्वों का निर्माण कर सकता है। अर्थात किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, ठीक ना, उसमें अति तीव्र वेग से यदि एक प्रोटॉन और प्रवेश करा दिया जाए तो 2 प्रोटॉन हो जाएगा, तो वो तो हीलियम बन जाएगा, है कि नहीं? तो तत्वों को बदला जा सकता है, ठीक ना। तो उच्च गुणवत्ता वाले तत्वों के या फिर नए तत्वों के निर्माण में ये साइक्लोट्रॉन बहुत सहायक है। इसके अलावा जैसे रेडियो सक्रिय तत्व जैसे कोबाल्ट है, जो कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, और कोबाल्ट जो है पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत जो है बहुमूल्य तत्व है। तो ऐसे तत्वों का कृत्रिम रूप से निर्माण करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का सहारा लिया जाता है।
तो आपको मैंने साइक्लोट्रॉन का बहुत सारा परिचय दिया कि ये मशीन क्या क्या कर सकता है। अब देखते हैं कि इसमें हमें लिखना क्या है और जो है इसमें क्या क्या चर्चा करनी पड़ेगी। इस मशीन को किसने बनाया, किस टाइप का मशीन होता है और किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सारा चीज़ों का वर्णन इसमें करना है क्वेश्चन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइक्लोट्रॉन क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट, क्रियाविधि तथा सिद्धांत, क्रियाविधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें एवं इसके उपयोग तथा सीमाबद्धता अर्थात लिमिटेशन का भी वर्णन करें। ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखना क्या है कि साइक्लोट्रॉन एक धनात्मक कण त्वरक मशीन है जो प्रोटॉन, जैसे धनात्मक कण हो गया प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, न्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित गति से ये गतिशील कर सकता है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में बच्चों, तो इसका निर्माण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1934 ईस्वी में लॉरेंस एवं लुइंग एस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो वही बात यहाँ पर लिखना है बच्चों। देखिए, साइक्लोट्रॉन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सम्मिलित प्रभाव द्वारा, इसमें बच्चों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होगा। तो साइक्लोट्रॉन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सम्मिलित प्रभाव द्वारा धनात्मक कण जैसे प्रोटॉन, हाइड्रोजन या न्यूट्रॉन आयन इत्यादि को उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला कण त्वरक मशीन है, अर्थात पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम लॉरेंस तथा लुइंग एस्टोन ने 1934 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किया था। तो ये परिचय दे देना, ठीक है। अब है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसी होती है। तो आइए पहले हम आपको बनावट बतला दें, उसके बाद आपको बतलाते हैं कि कैसे लिखना है। देखिए बच्चों कि साइक्लोट्रॉन में तांबे का 2 अर्ध खोखला डिस्क होता है। आप देखिए पूरा तांबे का गोल डिस्क तो ऐसे होगा ना। आप उसको बीच से काट लीजिए तो 2 आधा डिस्क हो गया। लेकिन देखिए इसमें अंदर में लिफाफा बना हुआ है, पैकेट, देख रहे हैं यहाँ पर अंदर से क्या है, खोल है ना। इधर भी अंदर से क्या है, खोल है, मतलब ये डबल सतह वाला है कि नहीं। इसके अंदर खोल है, ठीक। तो साइक्लोट्रॉन में तांबे की 2 अर्धचक्रिका अर्थात हाफ डिस्क होता है। ये एक डिस्क D1 है, दूसरा D2 है। दोनों चक्रिका का जो रैखिक सतह है वो एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होता है संकेंद्रीय रूप से। तो देख रहे हैं ये दोनों समांतर रूप से व्यवस्थित है बच्चों। और इस दोनों डिस्क के ठीक मध्य हिस्से में कण के प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार होता है, अर्थात जिस धनात्मक कण को त्वरित गति से गतिशील कराना है उसको इस प्रवेश द्वार से, देखिए यहाँ पर दिखाया गया प्रवेश द्वार, इस प्रवेश द्वार से तीव्र गति से गतिशील करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, इसमें प्रवेश हो जाती है, ठीक है। तो एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है। अब कण यदि त्वरित गति से गतिशील हो गया घूमता हुआ, तो इसको तो बाहर भी तो निकालना है। तो यहाँ पर 2 में से एक डिस्क में यहाँ पर एक विक्षेपक प्लेट लगा होता है निकास द्वार के पास। जैसे ही विक्षेपक प्लेट अर्थात एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही यहाँ पर इसमें विद्युत डालिएगा, इस कण को निकास द्वार से विक्षेपित करके इसे बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो ये बनावट आपने समझा कि 2 खोखला अर्ध डिस्क है, इसके बीच में दरार है, इस दरार के मध्य हिस्से में एक कण का प्रवेश द्वार है जिससे
धनात्मक कण को प्रवेश कराया जा सकता है। इस कण को बाहर निकालने के लिए एक निकास द्वार है। निकास द्वार के पास एक विक्षेपक चुंबक लगा हुआ है, विक्षेपक प्लेट लगा हुआ है। इसी द्वार से ये बाहर निकल सकता है। अब ये दोनों डिस्क जो आधा डिस्क है, इसको एक एसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। अब ये एसी ऑसिलेटर क्या है? प्रत्यावर्ती दोलित्र कहते हैं हिंदी में बच्चों, ठीक। ये क्या करता है? एसी धारा जनरेट कर सकता है। ऑसिलेटर जो है एसी धारा जनरेट करता है। अर्थात एसी धारा कैसी होती है? जिसकी दिशा लगातार जो है बदलती रहती है। धारा की दिशा एक समान नहीं रहती। कभी जो है धारा जो है इस डिस्क से इस डिस्क की ओर जाएगी, इस डिस्क से इस डिस्क की ओर जाएगी, तो धारा की जो पोलरिटी है वो चेंज करती रहेगी इस प्रकार से। वही तो ऐसी करंट होता है जिसमें धारा की दिशा लगातार बदले, और इसी को कहते हैं ऑसिलेटर, जो ऐसी करंट को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा ऐसी करंट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकता है। नहीं, हम लोग के पास भी तो ऐसी करंट आता है सरकार से, तो उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, नहीं तो, लेकिन इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, इसके लाखों में हो सकता है इसकी आवृत्ति, ठीक। तो इसका एक सिरा, एसी ऑसिलेटर का एक सिरा एक डिस्क से तथा दूसरा सिरा दूसरे डिस्क से जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कायम हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस की ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र कायम होगी कि नहीं होगी? तो विद्युत क्षेत्र को कायम करने के लिए ही एसी ऑसिलेटर को लगाया जाता है, तथा एसी ऑसिलेटर लगातार क्या कर सकता है? इसके डिस्क की पोलरिटी को चेंज कर सकता है। अर्थात अभी ये प्लस है, माइनस है, तो थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अर्थात ये लगातार पोलरिटी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है एसी ऑसिलेटर, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं दोनों डिस्क, इसके डिस्क के ठीक लंबवत, मतलब आप ही की ओर से ये डिस्क में, डिस्क की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर आरोपित किया जाता है। मतलब डिस्क के तल के ठीक लंबवत बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने की व्यवस्था रहती है, ठीक है। तो देखिए इस पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर ऐसे लग गया, और विद्युत क्षेत्र इस इधर से लग गया। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बच्चों? दोनों एक दूसरे के लंबवत रूप से यहाँ पर आरोपित होगा। नहीं, विद्युत क्षेत्र इस तल में होगा और चुंबकीय क्षेत्र इस तल में होगा, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्षेत्रों को आरोपित करने की व्यवस्था होती है विद्युत क्षेत्र ऑसिलेटर द्वारा, और चुंबकीय क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा इस पर जो है लंबवत रूप से आरोपित किया जा सकता है, ठीक है। सब कुछ आप समझ में आ गया। अब एक समस्या इसमें और हो सकती है कि जब कण जो है, आप जानते हैं पिछले थ्योरी में हमने बताया था कि जब आवेशित कण तीव्र गति से गतिशील होकर चुंबकीय क्षेत्र के जैसे ही लंबवत प्रवेश करती है, तो वो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है? घूमने लगता है, नहीं तो वृत्ताकार पथ पर जब घूमने लगेगा तीव्र गति से, तो फिर जो है वैसी स्थिति में ये देखिए, वैसी स्थिति में क्या है? एसी ऑसिलेटर को जैसे ही ऑन कीजिएगा ये वाला, तो उस कण को क्या करता है? वो उस कण के वेग को बढ़ाने लगता है, कण के वेग को बढ़ाने लगता है, जिससे वो वृत्तीय पथ पर न गतिशील होकर ये सर्पिल आकार ले लेता है। देखिए इसका वृत्ताकार पथ लगातार क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, और अंत में क्या होता है? ये निकास द्वार से बाहर निकल आता है। लेकिन बच्चों यहाँ समस्या ये है कि जैसे ये त्वरित गति से गतिशील होगा, तो अंदर में यदि खोखला जो है, ये अंदर में दरार है खोखला, तो उसके अंदर यदि हवा भरी रहेगी, तो हवा का कण क्या करेगा? वो जो प्रोटॉन कण गतिशील हुआ है उसको टक्कर दे देगा, और हवा के कण से जैसे ही त्वरित कण का टक्कर होगा, तो कण का वेग क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों? अंदर की हवा को चूस के बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात पूरे साइक्लोट्रॉन को एक निर्वात चेंबर के अंदर, देखिए निर्वात चेंबर के अंदर बंद कर दिया जाता है ये पूरा।
तो निर्वात चैम्बर के अंदर क्यों बंद किया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक ना। क्योंकि वायु का कण क्या करेगा, त्वरित कण को टक्कर देगा, इस टक्कर से जो है त्वरित कण का गति अवमंदित हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। तो इसी से बचने के लिए साइक्लोट्रॉन के अंदर की हवा को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके लिए पूरे साइक्लोट्रॉन को निर्वात चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बात जो हमने बताया वो आपको बनावट के अंदर लिख देना है। तो आइए इसको समझते हैं कि बनावट में कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखिए साइक्लोट्रॉन की बनावट, साइक्लोट्रॉन की बनावट चित्र में दिखाई गई है। तो ये लिख देना है, साइक्लोट्रॉन में तांबे की खोखली 2 अर्धचक्रिका D1 तथा D2 होती है, जो संकेंद्रीय वृत्त पर इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि इसका रैखिक सतह एक दूसरे के सम्मुख हो। आप देख रहे हैं दोनों का रैखिक सतह जो है एक दूसरे के सम्मुख है। दोनों चक्रिकाओं के दरारों के ठीक मध्य भाग में, ये देखिए दोनों चक्रिका के दरारों के ठीक मध्य भाग में कण का एक प्रवेश द्वार होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है प्रवेश द्वार होता है। दोनों चक्रिका से उच्च आवृत्ति तथा उच्च विभवांतर, ये जो देख रहे हैं आप एसी ऑसिलेटर, ये उच्च आवृत्ति और उच्च विभवांतर, कितना विभवांतर 10⁻⁵ वोल्ट मतलब लाख वोल्ट वाली एक प्रत्यावर्ती दोलित्र माने एसी ऑसिलेटर जुड़ा होता है, जो अभी बतलाया आपको। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित कण को बाहर निकलने के लिए एक अर्धचक्रिका में निकास द्वार मतलब एग्जिट डोर बना होता है। इसके पास एक विक्षेपक प्लेट, जो बतलाया ये विक्षेपक प्लेट है, निकास द्वार के पास लगा होता है। साइक्लोट्रॉन पूर्ण रूप से एक निर्वात चैम्बर के अंदर बंद रहता है ताकि त्वरित कण वायु के कणों से टकराकर धीमी न हो जाए। तांबे के चक्रिकाओं के तल के लंबवत बाहर से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र तथा चक्रिकाओं के दरारों के ठीक बीच दोलित्र द्वारा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने की व्यवस्था होती है, जो अभी बतलाया बच्चों एसी ऑसिलेटर के द्वारा इनके दरारों के बीच में विद्युत क्षेत्र और जो ये अर्धचक्रिका डिस्क है इसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आरोपित करने की पूरी व्यवस्था रहती है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक ना। इसको लैंग्वेज को रटना नहीं है, बल्कि जो है इसको समझ के लिखना है। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब है कि काम कैसे करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे क्रिया विधि। तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि तांबे के अर्धचक्रिका के तल पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर इस पर आरोपित कर दिया जाता है, ठीक है। आरोपित किया और यहाँ पर देख रहे हैं जो कण का प्रवेश द्वार है, इसे तीव्र गति से गतिशील किसी धनात्मक कण को प्रवेश करा दिया जाता है। तो इससे प्रवेश हो गया। प्रवेश करते ही धनात्मक कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के चूंकि लंबवत जो है इसमें प्रवेश किया है, इसलिए वो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, गतिशील हो जाता है, ठीक। लेकिन जो है कण का गति तो ऐसे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो लगातार एक ही वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहेगा। तो इसके लिए एसी ऑसिलेटर को ऑन कर दिया जाता है, ठीक। अब एसी ऑसिलेटर को जैसे ही ऑन किया जाता है तो दो में से एक प्लेट क्या हो जाएगा, धनात्मक, और दूसरा प्लेट क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो जैसे ही धनात्मक प्लेट में कण प्रवेश करता है, धनात्मक कण धनात्मक प्लेट में प्रवेश करता है, तो धन कण को ये धन प्लेट क्या करेगा, विकर्षित कर देता है, विकर्षित करता है। और ठीक उसी समय दूसरा प्लेट ऋण ध्रुव पर है, वो धन कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो एक प्लेट धन कण को विकर्षित कर रहा है और दूसरा आकर्षित कर रहा है। ऐसा होने पर जो है कण तीव्र गति से क्या होता है, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होता है, गतिशील हो जाता है, जिससे कण त्वरित हो जाता है, ठीक ना। मतलब कण की गति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, जैसे ही धनात्मक कण ऋणात्मक प्लेट में प्रवेश कर गई है,
ठीक उसी समय एसी ऑसिलेटर द्वारा इसके पोलरिटी को, इसके ध्रुवता को चेंज कर दिया जाता है। ये तो लगातार चेंज कर रहा है, तो ऐसा करने से पुनः धनात्मक कण जो है, दूसरा जो धनात्मक डिस्क हो गया है, उससे विकर्षित होके वो पहले वाला ऋणात्मक प्लेट की ओर तीव्र गति से गतिशील हो जाता है। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है और प्रति चक्र 2 बार बच्चों, प्रति चक्र 2 बार ये त्वरित गति पा लेता है, एक बार इधर और दूसरे बार इधर। तो एक चक्र में 2 बार इसकी गति बढ़ती है, जिससे ये वृत्ताकार पथ को छोड़कर धीरे धीरे ये अपना जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है उसको वो बढ़ाने लगता है और उसका वेग भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। वेग जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे वृत्ताकार पथ भी बढ़ने लगता है, अर्थात वृत्ताकार पथ तो है जो है वो सर्पिल आकार ले लेता है, ठीक ना। और जैसे ही कण का वेग प्रकाश के चाल के लगभग पहुंच जाती है, ठीक उसी समय विक्षेपक प्लेट जो है उसको ऑन कर दिया जाता है, जिससे त्वरित कण निकास द्वार से होता हुआ वो बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक ना। अब बाहर में त्वरित कण का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसका जो है क्रिया विधि था बच्चों, तो यही लिखना है। आइए पढ़ देते हैं कि ये क्या लिखा है हमने। क्रिया विधि, चक्रिकाओं पर उसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित कर एसी ऑसिलेटर को ऑन कर दिया जाता है, मतलब एसी दोलित्र को ऑन कर दिया जाता है। अब प्रवेश द्वार से तीव्र वेग से गतिशील धनात्मक कण को प्रवेश करा दिया जाता है, मतलब इससे तीव्र वेग से धनात्मक कण को प्रवेश करा दिया गया, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में वह वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो जाती है। परंतु यह धनात्मक कण जिस अर्धचक्रिका में प्रवेश करती है, दोलित्र उस चक्रिका को धनात्मक कर देता है तथा दूसरे अर्धचक्रिका को ऋणात्मक कर देता है, जिससे धनात्मक चक्रिका क्या करेगा, उसको विकर्षित करेगा, जिससे कण धनात्मक चक्रिका से ऋणात्मक चक्रिका की ओर तेजी से त्वरित होकर दूसरे चक्रिका में प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी समय दोलित्र चक्रिकाओं के ध्रुवों को बदल देता है, जिससे पुनः त्वरित कण जो है कण पहले डिस्क की ओर तीव्रता से बाहर आकर प्रवेश कर जाती है, मतलब अब दूसरे से क्या होगा, पहले में प्रवेश कर जाती है। यह क्रिया लगातार दोहराते वक्त त्वरित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है। जब कण लगभग प्रकाश के वेग तक पहुंच जाती है, ठीक उसी समय निकास द्वार के पास लगे हुए विक्षेपक प्लेट को ऑन कर देने से त्वरित कण साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल आती है। बच्चों समझ में आई? तो ये चीज आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद इसका सिद्धांत लिखना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, ठीक ना। अर्थात इसके सिद्धांत में त्वरित कण के वेग का सूत्र, इसका कोणीय वेग का सूत्र, इसका वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र, इसके अलावा जो है कण का आवर्तकाल, कण की आवृत्ति जिसको साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति भी कहते हैं, और कण द्वारा प्राप्त जो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसके लिए व्यंजक पहले लिखना है बच्चों। इसके बाद ही हम लोग जो है उसका उपयोग और सीमाबद्धता को लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम इसको मिटाकर अब वो चीज लिखने जा रहे हैं जो बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इसके सिद्धांत को। अब कैसे कैसे लिखना है, चलिए जैसे कल लिखा था ठीक उसी प्रकार से आज भी लिखना है कि माना साइक्लोट्रॉन के
कोशिका की महत्तम त्रिज्या बराबर r। इसके तल के लंबवत आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर v। ऐसा मानते हैं बच्चों। आवेशित या फिर धन लिख देते हैं, धन भी लिख सकते हैं आप। धन आवेशित कण पर आवेश बराबर q, ऐसा लिखेंगे। फिर कण का रैखिक वेग बराबर v, कण का कोणीय वेग बराबर ओमेगा, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है। इसके अलावा कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने का समय। पूरे डिस्क में एक चक्कर लगाने का समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो कण का आवर्तकाल को d मानते हैं। कण की आवृत्ति मान लेते हैं क्या है? m है बच्चों। और क्या क्या लिख सकते हैं? तो जो को बदलाया गया था वो सारी चीजों को इसमें लिख देना है। कण का द्रव्यमान छूट रहा है, उसको भी लिख देना है। कण का द्रव्यमान मान लेते हैं छोटी m है। ठीक है। प्रति चक्कर कण द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा बराबर E लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। अब जो है जैसे ही कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो वृत्ताकार पथ धारण कर लेगा। ठीक। यहां पर लिखेंगे बच्चों कि अतः धनात्मक कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित महत्तम चुंबकीय बल F बराबर QVB। बच्चों यह धनात्मक कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित महत्तम चुंबकीय बल क्यों लिखा है? इसलिए कि हमने पहले ही चर्चा किया है कि चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत जो है वो कण प्रवेश करेगा और वो वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। वृत्ताकार पथ पर तभी घूम सकता है कोई कण जब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के ठीक लंबवत वो क्या करता है? प्रवेश करता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 90 डिग्री पर प्रवेश ना करके किसी अन्य कोण पर प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील ना होकर वो जो है हेलिक्स पथ धारण करेगा, स्पाइरल रूप। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे तो पूरा सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा, लेकिन चूंकि लंबवत प्रवेश किया है थीटा 90 हो जाएगा तो sin 90 1 हो जाएगा, तो उसको लिखना यहाँ जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक। जिससे कण वृत्तीय पथ पर गतिशील हो जाती है।
ठीक। परंतु ऐसा है बच्चों, गतिशील तो हो गया, लेकिन वृत्तीय पथ पर कण को गतिशील होने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल का तो कोई कण वृत्तीय पथ पर गतिशील नहीं हो सकता है। पिछले वीडियो में भी इस चीज को चर्चा किया था कि जैसे पत्थर को धागे में बांध दीजिए और तब धागा पर लगातार वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर बल लगाते रहिए, तब तक वो क्या करेगा, घूमते रहेगा। बल लगाना छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, भाग जाएगा, किसी रैखिक पथ पर भाग जाएगा वो। तो ऐसा है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील होने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, परंतु कण को वृत्तीय पथ पर गतिशील रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर कण पर क्रियाशील चुंबकीय बल। देखिए बच्चों, आपको पहले ही बता दिया गया है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील कौन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल करता है। ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। तो इसीलिए केवल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही कण को वृत्तीय पथ पर गतिशील किया जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने विद्युत क्षेत्र भी लगाया था, लेकिन विद्युत क्षेत्र वो क्या करता है, केवल वृत्तीय पथ के चाप को बढ़ाता है, त्रिज्या को बढ़ाता है, ठीक ना। वो केवल चाप को बढ़ाने के काम में आता है, वृत्तीय पथ पर गतिशील करने के लिए नहीं आता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील करने के लिए केवल और केवल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र ही काम आता है। इसीलिए यहाँ पर जो है लिखा गया है कि अभिकेंद्र जो बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि अभिकेंद्र बल mv²r होती है, तो r त्रिज्या लिया है ना, इसका महत्तम त्रिज्या यदि r लिया है तो महत्तम अभिकेंद्र बल ये होगा और महत्तम चुंबकीय बल क्या होगा, QVB, ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो कण का रैखिक वेग क्या हो जाएगा बच्चों, रैखिक वेग का सूत्र V बराबर हो जाएगा, देखिए QVR बटे M हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 ये। अब कण के वृत्तीय पथ की महत्तम त्रिज्या इसी समीकरण से R बराबर क्या हो जाएगा, mv/qb, ऐसा लिख सकते हैं। ये त्रिज्या इससे निर्धारित हो जाएगी, mv/qb, ठीक। अब कण का यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कण का रैखिक वेग भी बराबर होता है बच्चों ω/r, ठीक ना। रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ये सूत्र होता है। पिछले वीडियो में भी आपको चर्चा किया गया था इसका। इसलिए कण का कोणीय वेग क्या हो जाएगा बच्चों, कोणीय वेग ω बराबर हो जाएगा V/r, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, इधर लिखते हैं हम लोग। इसलिए कण का कोणीय वेग जो ω है, अब देखिए ये पूरा V है ना, इसमें r से भाग दे दीजिएगा तो r कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, QB/m। तो बच्चों कोणीय वेग के लिए भी अभिष्ट व्यंजक आ चुका है, QB/m, क्योंकि V में r से भाग दे, ठीक। अब हम लोग जानते हैं चूंकि कोणीय वेग का सूत्र ω बराबर होता है 2π/t, ये आपको
आपको मालूम है बच्चों, 11 से ही पढ़ रहे हैं आप। कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी, और पूरा थीटा यदि 2 पाई है तो पूरा आवर्तकाल एक चक्कर का टी होगा टाइम है, पूरा थीटा बटे पूरा टाइम, ये ले सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 से आप देखें इसका मान 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है। 2 पाई बाई टी बराबर क्यू बी बाय क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इसको पलट दीजिए। इसलिए टी बाय 2 पाई बराबर हो जाएगा एम बाय क्यू बी, ऐसा। इसलिए कण के एक पूरे चक्कर में लगा समय अर्थात कण का आवर्तकाल T बराबर हो जाएगा 2 पाई m बटे क्यू बी। ये देखिए आवर्तकाल के लिए व्यंजक आ गया, इसको भी समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब कण की आवृत्ति भी निकाल लेते हैं। कण की आवृत्ति n हो तो n बराबर 1 बाई टी होता है। इसलिए कण की जो आवृत्ति है बच्चों वो आवर्तकाल का उल्टा होगा, 1 बाई टी। इसको पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, क्यू बी बाय 2 पाई एम हो जाएगी। ये कण की क्या हो गई आवृत्ति। इस आवृत्ति को जो है समीकरण 5 को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति भी कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने सिद्धांत को निकाल लिया है। ठीक, और इसके बाद कण द्वारा प्राप्त जो महत्तम गतिज ऊर्जा है उसको भी निकाल लेते हैं। महत्तम गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होगी। इसलिए E बराबर हाफ लिख दिया, m को भी लिख दिया, v स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, q स्क्वायर, v स्क्वायर, r स्क्वायर, अब बटे नीचे में m स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चों। तो E का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक m कैंसिल हो जाएगा, हाफ q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बटे। तो देखिए पूरा कण के लिए, कण के गति के लिए सभी कुछ हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया है। तो बच्चों वहां पर बनावट सिद्धांत, बनावट क्रिया विधि लिखने के बाद ये आपको लिखना होगा। इसके बाद अब क्या जरूरत पड़ रहा है, तो अब जो है क्या लिखना है, वहां पर उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों उपयोग लिख देंगे। ठीक, लिखेंगे उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ के निर्माण में, ठीक है। दूसरा नंबर रेडियो सक्रिय पदार्थों के निर्माण में। तीसरा नंबर नाभिक के विश्लेषण में। ये नाभिक का विश्लेषण क्या है बच्चों, तो इसमें है कि तीव्र गति से गतिशील आवेशित कण को किसी परमाणु के नाभिक से टकरा देने से वो टूट जाता है, और तब उसकी जो नाभिकीय विक्रिया हुई है उससे जो कितना ऊर्जा निकलता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितना होगा, उसके अंदर कौन कौन से कण मौजूद है, वो सारी चीजों को विश्लेषित किया जा सकता है। तो ये बच्चों इसका उपयोग हो गया। उपयोग के बाद जो है अब सीमाबद्धता अर्थात लिमिटेशन क्या है बच्चों, अब उसकी चर्चा करनी है।
देखिए अब आपको बताते हैं कि ये क्या चीज है सीमाबद्धता। बच्चों, आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत से किसी भी कण का जो द्रव्यमान होता है, वो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी कण का जो वास्तविक द्रव्यमान है m बराबर m नॉट बटे रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ ये सूत्र है, हालांकि सूत्र यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। m नॉट क्या हुआ, किसी आवेशित कण का रेस्ट मास, मतलब कोई आवेशित कण स्थिर है तो उसका द्रव्यमान ये है, लेकिन आवेशित कण जब गतिशील हो जाता है तब उसका इस सिद्धांत के अनुसार उसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर v है कण का वेग, c है प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए कि वेग बढ़ते बढ़ते यदि कण का वेग प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो ऊपर भी c नीचे भी c, कटने के बाद 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 से भाग देने पर द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको आइंस्टीन के द्रव्यमान संबंधी सापेक्षवाद का सिद्धांत कहा जाता है, रिलेटिविटी ये थ्योरी है बच्चों, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि कण का वेग कभी भी प्रकाश के चाल के बराबर नहीं हो सकता है, वरना द्रव्यमान जो है अनंत हो जाएगी कण का, और अनंत द्रव्यमान को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घुमाया तो नहीं जा सकता है ना। तो ये लिमिटेशन देता है, समझ में आई लिमिटेशन, सीमाबद्धता। तो यही कहते हैं कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा आवेशित कण को प्रकाश के चाल के गति के बराबर या उससे अधिक नहीं किया जा सकता है। तो इसको लिख देना है बच्चों यहाँ पर, सीमा बद्धता। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित कण का वेग ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों कण का द्रव्यमान बढ़ता जाता है। जिससे कण का वेग एक सीमा के बाद घटने लगती है। अतः साइक्लोट्रॉन द्वारा कण के वेग को प्रकाश की चाल c तक नहीं पहुंचाई जा सकती, नहीं पहुंचाई जा सकती है, ऐसा लिखना, ठीक है। तो एक लिमिटेशन हो गया, और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर कण का सामंजस्य दोलित्र के साथ नहीं रह
तो जितना आपको लिखना होगा उतना लिख सकते हैं बच्चों। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति अर्थात जो ऑसिलेटर की आवृत्ति है वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, वरना क्या होगा, तो जो कण का जो घूमने का आवृत्ति है बच्चों, उसका सामंजस्य, उसका रिलेशन जो है ऑसिलेटर के साथ वो टूट जाएगा और फिर जो है वो कण जो है वो उतना त्वरित गति नहीं पा सकेगा। तो यही सब सीमाबद्धता है। तो बच्चों आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ लिया होगा। इसको आप जो है कई बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए हमने वहाँ पर कॉलम में इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है, ठीक है। तो तैयारी से भागिएगा नहीं। पिछला और ये क्वेश्चन दोनों का थ्योरी सेम है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज बतला दिया, ठीक। तो आशा है बच्चों इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।